हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग पर एक अजीब सी इमोर्टल ने हमला बोल दिया था, जिस रेड कलर की थंडर एनर्जी ने वांगलिंग की सोल सी के अंदर तबाही मचाने शुरू कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि वांगलिंग पहले से इस जी रैल्म के बारे में जानता था। इसी वजह से वांगलिंग जी रैल्म की उस रेड कलर की एनर्जी को सील करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वांगलिंग ली युआन के साथ ट्रेजर पवेलियन की तरफ रवाना हो जाता है। ट्रेजर पवेलियन के आसपास रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसमें एक छोटा सा सुराख बनाकर ली युआन वांगलिंग को अंदर भिजवा देता है, जो कि वो खुद बाहर रुक गया था। दूसरी तरफ अंदर आती हम देखते हैं कि वांगलिंग का सामना 4 मेजर फैमिलीज के क्लैन गार्डियन से हो गया था, जिसमें से याओ फैमिली के गार्डियन को तो वांगलिंग ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। पीछे बचे थे चैन फैमिली का गार्डियन, लू फैमिली का गार्डियन और सोंग फैमिली का गार्डियन, जिन्हें देखकर वांगलिंग गुस्से से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि क्या अब भी मैं अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग काफी खतरनाक तरीके से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि क्या अब भी मैं इस ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। वांगलिंग की खौफनाक पावर देखकर तो चैन फैमिली का गार्डियन फौरन से यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज ज़ूमो आप गुस्सा ना करें, हमें आपके अंदर जाने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप प्लेनेट डोंगलिंग के ज़ू फैमिली से हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी चैन फैमिली को ज्वाइन कर लो। मैं आपको हमारी चैन फैमिली का आउटर एल्डर बनने की इन्विटेशन देता हूँ। हमारे क्लैन का आउटर एल्डर बनने के बाद आपको रिसोर्सेज और सीक्रेट आर्ट की कोई भी कमी नहीं होगी। यहाँ चैन गार्डियन की ये बातें सुनकर तो लू गार्डियन और सोंग गार्डियन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये बंदा क्या क्या रहा है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ट्रेजर पवेलियन का गेट अभी तक समन नहीं हुआ, यानी कि उस गेट को अपीयर करने का तरीका सिर्फ इन्हीं के हाथों में है, इसलिए बिला वजह की मुसीबत मैं फिलहाल के लिए पाल नहीं सकता। इसलिए वांगलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, एक बार मैं ट्रेजर पवेलियन से बाहर आ जाऊं, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जो सुनकर तो चैन गार्डियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फन से जंप करते हुए यहाँ ट्रेजरी पवेलियन पर आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो कुछ हैंड साइंस बनाते हुए एक सीक्रेट आर्ट परफॉर्म करने लगा। वो लू गार्डियन और सोंग गार्डियन से भी कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो ट्रेजरी पवेलियन के गेट को समन करने के लिए। जो सुनकर वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और इन तीनों के एक साथ इस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने ट्रेजरी पवेलियन का सीक्रेट गेट यहाँ वांगलिंग के सामने समन कर लिया था। चैन फैमिली का गार्डियन यहाँ वांगलिंग से कहने लगा कि बेस्ट ऑफ लक, मैं चाहूंगा कि आपको इस ट्रेजरी पवेलियन के अंदर एक बहुत ही कीमती इमोर्टल आर्ट मिले। दूसरी तरफ वांगलिंग भी ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस गेट को समन करने का तरीका सिर्फ इन्हीं लोगों के हाथ में है। और ये सब सोचते हुए वांगलिंग उस गेट के रास्ते को फॉलो करते हुए ट्रेजरी पवेलियन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ चारों तरफ व्हाइट कोरा मौजूद था। वांगलिंग तो चारों तरफ देखते हुए कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक वो व्हाइट कोरा यहाँ एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वांगलिंग को बताने लगा कि तुम्हें इस ट्रेजरी पवेलियन के कौन से आर्ट या फिर ट्रेजर मिलेंगे, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। वो किस्मत की तुम्हारी ब्लड लाइन में कितना ज्यादा इमोर्टल ब्लड लाइन मौजूद है, यानी कि जैसे सेलेस्टियल इमोर्टल्स हुआ करते थे, उनके बाद में डिसेंडेंट्स आने लगे और डिसेंडेंट्स के बाद धीरे धीरे करके उनका ब्लड लाइन खत्म हो रहा था। कई सारी ब्रांच फैमिलीज बनती गई। अब कई सारे लोगों की बॉडी में अभी भी इमोर्टल ब्लड लाइन मौजूद है। यहाँ वांगलिंग को उस बंदी के साथ अपना हाथ मिलाना होगा और उसके बाद वो आदमी देखेगा कि वांगलिंग की बॉडी के अंदर कितना इमोर्टल ब्लड लाइन मौजूद है और उसी के हिसाब से वो उसे ट्रेजरी पवेलियन के एक फ्लोर में जाने देगा। वांगलिंग की बॉडी में जितना ज्यादा इमोर्टल ब्लड लाइन मौजूद होगा, उतना ही हाई लेवल का फ्लोर उसे मिलेगा और जितना हाई रैंक का फ्लोर, उतनी ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक वांगलिंग को मिल सकती है। वांगलिंग भी ये बात सुनकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे की तरफ बढ़कर यहाँ उस बंदे से अपना हाथ मिलाता है, जहाँ पर वांगलिंग की बॉडी के अंदर वो व्हाइट कलर की एनर्जी फैल गई थी, ताकि वो स्कैन कर सके कि वांगलिंग की बॉडी के अंदर कितने % इमोर्टल ब्लड लाइन मौजूद है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन गार्डियन से लू गार्डियन सवाल करते हुए पूछने लगा कि चैन गार्डियन, क्या तुम वाकई में इस बंदी को अपनी फैमिली का आउटर एल्डर बनाने वाले हो? जिस पर चैन गार्डियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ये बंदा काफी ज्यादा ब्रेव है, इसके पास टैलेंट्स और ट्रेजर की कोई कमी नहीं, इसलिए ये मेरे क्लैन के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। जहाँ तक बात है याओ गार्डियन की, तो उस मामले में भी तुम्हें मेरे क्लैन की मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि हम लोग याओ गार्डियन की मौत के लिए एक अच्छा सा बहाना ढूंढ ले। जिस पर लू गार्डियन सवाल करते हुए पूछता है कि तुम वाकई में क्या इस आदमी को इतना ज्यादा काबिल समझते हो, जिसके लिए तुम ये मुसीबत भी उठाने के लिए तैयार हो? इस पर चैन गार्डियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन जो कि कॉर्पोरल यांग रैंक पर है और अब ये ट्रेजरी पवेलियन के अंदर भी इंटर कर गया, तो ये आसानी के साथ 4th लेवल के इमोर्टल सेलेस्टियल आर्ट को हासिल कर लेगा, जिसके बाद ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसलिए ये हमारी फैमिली के काम आ सकता है।
और जैसा कि चेन गार्डियन ने अंदाजा लगाया था, यहाँ पर वांगलिंग की कॉर्पोरल यांग रैम की कल्टीवेशन होने की वजह से वो बंदा वांगलिंग को बताता है कि तुम्हारी एफिनिटी तुम्हें इस ट्रेजरी पैविलियन के 4th फ्लोर तक जाने की इजाजत देती है। ये कहती वो 4th फ्लोर का रास्ता वांगलिंग के लिए ओपन कर देता है, जो देखकर वांगलिंग भी अपने मन में सोचने लगा कि मेरी कल्टीवेशन की वजह से मुझे 4th फ्लोर तक जाने की इजाजत मिली, लेकिन जहाँ तक इमोर्टल एफिनिटी की बात है उसके लिए मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। ये कहती वांगलिंग को मिस किन शुआंग याद आ गई थी, जो कि एक सेलेस्टियल इमोर्टल है और वो वांगलिंग के पगोड़ा के अंदर डीप स्लीप में मौजूद है। वांगलिंग यहाँ उस पगोड़ा को बाहर की तरफ निकाल चुका, जिस रेन पगोड़ा के अंदर से वो मिस किन शुआंग की बॉडी को बाहर की तरफ समन कर लेता है। इसके बाद वांगलिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मिस किन शुआंग की बॉडी को कंट्रोल करते उस बंदे के पास ले आता है, जहाँ पर मिस किन शुआंग ने जैसे उस बंदे के साथ अपना हाथ मिलाया वहाँ पर एक तेज रोशनी चमक गई थी और वो बंदा यहाँ वांगलिंग के सामने रिस्पेक्टफुली झुकते हुए कहता है कि हम आपको वेलकम करते हैं इमोर्टल लॉर्ड, आपको इस ट्रेजरी पैविलियन का सबसे हाईएस्ट एक्सेस दिया जाता है। असल में दोस्तों मिस किन शुआंग इमोर्टल एम्परर मास्टर किनलिन की बेटी है और मास्टर किनलिन रेन इमोर्टल रेल्म के सेलेस्टियल एम्परर थे, यानी कि रेन सेलेस्टियल रेल्म के रूलर, और इसीलिए मिस किन शुआंग की बॉडी में भी रॉयल ब्लड लाइन है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तीनों गार्डियन भी ये नजारा देख रहे थे और वो कहते हैं कि आखिरकार प्रोसीजर शुरू हो गया। बारी बारी करके ट्रेजरी पैविलियन का एक फ्लोर चमकने लगा है। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर। यहाँ तक तो ठीक था, उन्हें भी लग रहा था कि वांगलिंग को 4th फ्लोर तक जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन जैसे ही 5th फ्लोर चमका वो लोग शौक से हैरान हो गए। फिर 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8th फ्लोर, हर एक फ्लोर के साथ उनका मुंह पहले से भी ज्यादा खुल रहा था। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी 4 मेजर फैमिलीज के जो पैविलियन रेस्ट्रिक्शंस बनाने वाले एंसेस्टर्स थे, वो जो कि इमोर्टल्स के डिसेंडेंट्स थे, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ इस ट्रेजरी पैविलियन के 8th फ्लोर तक पहुंच पाते। तो आखिर इस बंदे के लिए ट्रेजरी पैविलियन का 9th फ्लोर कैसे ओपन हो गया? आज तक कोई भी 9th फ्लोर में इंटर नहीं कर पाया। दूसरी तरफ वांगलिंग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए 9th फ्लोर तक पहुंच गया था। चेन गार्डियन का तो ये देखकर गला ही खुश हो जाता है और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि उस बंदे को एक 9th रैंक का इमोर्टल आर्ट मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग जब यहाँ 9th फ्लोर में पहुंचा तो सेंटर में एक बड़ा सा स्क्रोल मौजूद था और आसपास की हर एक चीज एक इल्यूजन थी। वांगलिंग को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह ने मेरे साथ धोखा किया है, यहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक उससे नीचे मौजूद उस बंदे की बात याद आती है जिसने कहा था कि वेलकम इमोर्टल लॉर्ड, आपको महान इमोर्टल एम्परर की इमोर्टल आर्ट को समझने का मौका दिया जाता है। ये बात याद करके वांगलिंग उस स्क्रॉल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इमोर्टल आर्ट है और मुझे इसे खुद समझना होगा। जो सोचते वांगलिंग वहीं पर ध्यान लगाते हुए लोटस पोजीशन में बैठ गया था। वांगलिंग की बॉडी के अंदर से एनर्जी अनलीश हो रही थी। कई देर तक वांगलिंग उस पेंटिंग को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक उस पेंटिंग के अंदर मौजूद एक छोटा सा बच्चा अपने हैंड साइंस गेस्चर को चेंज करता है, जो देखकर वांगलिंग भी शॉक हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये पेंटिंग कोई स्टिल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये मूव कर रही है और यही शायद उस इमोर्टल आर्ट को समझने का राज होगा। जो सोचती वांगलिंग ने भी बिल्कुल उसी बच्चे की तरह हैंड साइंस बनाना शुरू कर दिए। जिन हैंड साइंस को बनाती अचानक से वांगलिंग टेलीपोर्ट होकर यहाँ उस पेंटिंग के अंदर पहुंच गया था, बिल्कुल उसी दरख्त के सामने जो कि उस पेंटिंग के अंदर मौजूद थी। हम देखते हैं कि उस दरख्त के ऊपर कुछ कैरेक्टर्स भी हवा में फ्लोट कर रहे थे, जो कि वांगलिंग की बॉडी के आसपास घूमते हुए उसे पास्ट के विजन में ले जाते हैं। उस समय पर जब ये थंडर इमोर्टल रेल्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, उस समय थंडर इमोर्टल रेल्म में इस ट्रेजरी पैविलियन के आसपास कई सारे इमोर्टल्स इकट्ठा हुए थे, जो कि खुश होते हुए कह रहे थे कि ट्रेजरी पैविलियन की ओपनिंग सेरेमनी जल्दी शुरू हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी चलो, हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। यही सारी बातें करते हुए सारे इमोर्टल उस ट्रेजरी पैविलियन के आसपास इकट्ठा हो रहे थे। वांगलिंग भी उड़ते उड़ते उस ट्रेजरी पैविलियन के सामने आ पहुंचा था। तभी अचानक वांगलिंग के सामने ग्रेड 9 का इमोर्टल किंग आ जाता है, जिसका नाम था ज़ियाओ याओ जी। जिसे देखते ही वांगलिंग पहचान गया था कि ये तो वही बंदा है जिसने इमोर्टल हाउस के अंदर मौजूद वो लेटर्स लिखे थे और थंडर इमोर्टल रेल्म की तबाही को बयान किया था। वांगलिंग को जो एक आर्मर मिला था, वो आर्मर जो कि एक एंशिएंट गॉड की स्किन से बनाया गया है, वो भी इसी को बिलोंग करता था और इवन के वांगलिंग के बीस्ट बोन्स वो भी यकीनन इसी की कीमती ट्रेजर हुआ करते थे। वांगलिंग यहाँ ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर ज़ियाओ याओ फौरन अपने पास से एक स्क्रॉल निकालकर ब्रश का इस्तेमाल करते उस पर पेंटिंग बनाना शुरू हो गया, जो देखकर आसपास के इमोर्टल सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि वाह कमाल हो गया, हमें सीनियर ज़ियाओ याओ जी की खुद के हाथ से बनाई हुई पेंटिंग देखने का मौका मिल रहा है। इससे जरा बेहतरीन नजारा हमारी आंखों के लिए क्या ही हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनियर ज़ियाओ याओ ने जैसे ही वो पेंटिंग पूरी की, अचानक उसके अंदर से काफी खतरनाक इमोर्टल फोर्स अनलीश होती है, जो देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मैग्निफिसेंट। यकीन नहीं आता कि इस पेंटिंग के अंदर कितनी ज्यादा तादाद में इमोर्टल फोर्स मौजूद है। तभी सीनियर ज़ियाओ याओ भी यहाँ पर हंसते हुए कहने लगे कि आज के दिन इस ट्रेजरी पैविलियन की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जो कि हमारे इमोर्टल रेल्म के लिए एक बहुत बड़े जश्न का दिन है। इसलिए मैं ज़ियाओ याओ इमोर्टल किंग इस पेंटिंग
को तोहफे के तौर पर प्रेजेंट करता हूँ। जो सब सुनकर वांगलिंग भी समझ गया था कि अच्छा तो इसका मतलब कि वो पेंटिंग याओ याओ ने ही बनाई थी। लेकिन वांगलिंग जब उस पेंटिंग को देख रहा था तो वो अचानक से हैरान होते हुए कहता है कि इस पेंटिंग में वो छोटा बच्चा गायब है। वांगलिंग जब एक तरफ ये सोच रहा था तो तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ याओ हवा की तरफ देखते हुए कहने लगा कि बाइफान, तुम इस थंडर इमोर्टल रेल्म की इमोर्टल एम्परर हो, तुम्हें सब लोगों के सामने आना चाहिए, ना कि छुप के हमारी बातें सुननी चाहिए। वैसे भी इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में तुम हमारे चीफ गेस्ट हो। ये सुनती अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से एक डिवाइन फिगर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, जिसके साथ उसके एक जनरल भी मौजूद है। यहाँ पर बाइफान को देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी इमोर्टल्स थे वो सबके सब रिस्पेक्टफुली झुकते हुए कहने लगे कि इमोर्टल एम्परर, हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों असल में बाइफान थंडर इमोर्टल रेल्म का इमोर्टल एम्परर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेन इमोर्टल रेल्म का इमोर्टल एम्परर कोई और नहीं बल्कि मास्टर किनलिन है, जिनकी तलाश मास्टर जावी कर रहा है। और उनकी बेटी मिस किनशुआंग को तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर बाइफान जो कि निर्वाणा वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर है, वो सामने की तरफ मौजूद इमोर्टल किंग याओ याओ को देखकर कहने लगा कि मेरे दोस्त याओ याओ, इतने अरसे बाद भी तुम्हारा अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। इस पर याओ याओ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि इस ग्रैंड ओकेशन पर मैं अपनी तरफ से जो तोहफा दे सकता था वो मैंने दे दिया, यानी कि वो अपनी पेंटिंग की बात कर रहा था। इसके बाद वो यहाँ बाइफान से कहने लगा कि क्या तुम भी कुछ ऐसा है जो कि इसमें ऐड करना चाहोगे, जिस पर सेलेस्टियल एम्परर बाइफान अपने सर्वेंट से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें इस पेंटिंग में कोई कमी दिखाई दे रही है। इस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, इस पेंटिंग में दरख्त तो है लेकिन कोई हवा नहीं। बेशक इस पेंटिंग का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसमें स्पिरिट की कमी है, क्यों ना आप इसे विंड समनिंग आर्ट दे दे। जो सुनकर तो याओ याओ भी जोर से हंसते हुए कहता है कि वाओ, कमाल की बात कही तुमने। जो सब सुनकर सेलेस्टियल एम्परर बाइफान मुस्कुराते हुए यह पेंटिंग के सामने आकर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं विंड समनिंग आर्ट को इस पेंटिंग के अंदर सील करता हूँ और ये पेंटिंग ट्रेजरी पिविलियन के 9th फ्लोर पर रखी जाएगी। साथ ही इस पेंटिंग में पिविलियन एक्सेल सील भी रखा जाएगा। जो सब कहते हुए सेलेस्टियल एम्परर बाइफान ने जब उस पेंटिंग के अंदर विंड समनिंग सील डाली तो वो छोटे से बच्चे की पेंटिंग भी उस पेंटिंग के अंदर बन गई। जो सब करते हुए सेलेस्टियल एम्परर बाइफान कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा तोहफा है जो कि सिर्फ किस्मत वाले को ही मिल सकता है और एक दिन जब किस्मत का चुना वो बंदा 9th फ्लोर में इंटर करेगा तो उससे ये मेरी इनहेरिटेंस आर्ट टेक्निक मिल जाएगी। और ये सब बोलते ही सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर वांगलिंग के सामने यहाँ इमोर्टल एम्परर बाइफान का फिगर आ जाता है और वो वांगलिंग से कह रहा था चूंकि तुम इस ट्रेजरी पिविलियन के 9th फ्लोर में इंटर किए हो तो इसलिए किस्मत की चूज किए हुए वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो और इसलिए ये इमोर्टल आर्ट का तोहफा तुम्हें दिया जाता है, जो कि उन 6 इमोर्टल आर्ट्स में से एक है जो कि सेलेस्टियल एम्परर बाइफान ने खुद बनाए थे। पहले आर्ट को कहते हैं समन द विंड, सेकंड को कहा जाता है समन द रेन, थर्ड को कहा जाता है स्कैटर बीन टू फॉर्म सोल्जर्स, जो कि कुछ नेक्रोमेंसी की तरह है। इस टेक्निक में आपने जितने भी लोगों को जान से मारा हो उनकी सोल्स को अपने पास इकट्ठा करके उन्हें दोबारा से जिंदा कर सकते हो ताकि वो तुम्हारे लिए फाइट कर सके। इसके बाद फोर्थ टेक्निक है स्प्लिट द अर्थ, फिफ्थ है कोलैप्स माउंटेन और 6वीं इमोर्टल आर्ट को कहा जाता है क्लियर अ डार्क मून टू रिवील ब्राइट स्काई, जिसमें से आज पहला इमोर्टल आर्ट समनिंग द विंड टेक्निक वांगलिंग को मिलने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल एम्परर बाइफान खुद वांगलिंग को ये टेक्निक सिखा रहा था, जहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर बाइफान वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि विंड क्या होता है। ये ग्रेट डाउ है जो कि दिखने में तो काफी जरा सिंपल लगता ही नहीं कि ये कुछ ज्यादा खतरनाक होगा। विंड वैसे तो जिंदगी को बढ़ाने का काम करती है, उसी की वजह से जिंदगी मुमकिन है, लेकिन पावर ऑफ विंड सिर्फ जिंदगी तक लिमिटेड नहीं है। अगर पावर ऑफ विंड का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जिंदगी को मौत में भी बदल सकती है। ये सिर्फ किसी की बॉडी या फिर बोन्स को शैटर नहीं करती बल्कि ये विंड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी की सोल तक को शैटर कर सकती है। जो सब कहते हुए सेलेस्टियल एम्परर बाइफान ने यह समनिंग द विंड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पीछे एक डार्क कलर की सुपर नेचुरल विंड समन हो गई जो कि ड्रैगन्स के फॉर्म में थी। जो विंड ड्रैगन्स वांगलिंग पर हमला कर देते हैं। वांगलिंग उन्हें ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगलिंग भी अपने मन में कहता है कि ये विंड ड्रैगन्स तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि मेरे सिर्फ फिजिकल फॉर्म को शैटर करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि साथ ही साथ ये मेरी ओरिजिनल सोल को भी शैटर करने के लिए उस पर हमले कर रहे हैं। अब वांगलिंग को एहसास हो गया था कि समनिंग द विंड टेक्निक की असली पावर क्या है। दूसरी तरफ जाते जाते इमोर्टल एम्परर बाइफान ने भी यहाँ पर वांगलिंग को बता दिया था कि समनिंग द विंड टेक्निक में तुम 9 विंड ड्रैगन्स को समन कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी पावर्स पर डिपेंड करेगा कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो और तुम कितनी ज्यादा विंड समनिंग टेक्निक को मास्टर कर सकते हो। जितना ज्यादा वांगलिंग उस पर काबू पाएगा उतना ही ज्यादा वांगलिंग इस टेक्निक को और ज्यादा पावरफुल बना पाएगा। यह विंड समनिंग टेक्निक
मिलने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ट्रेजरी पिविलियन से निकलकर बाहर आ जाता है, जहां पर बाहर पहले ही तीनों फैमिली के गार्डियंस उसका इंतजार कर रहे थे। जहां चैन गार्डियन वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि आपने तो कमाल ही कर दिया, आप 9th फ्लोर तक पहुंच गए थे, इसका मतलब कि आपको एक 9th रैंक का इमोर्टल आर्ट मिला होगा, क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? जो सुनकर वांगलिंग विंड समनिंग कहकर उस टेक्निक को अपने हाथ में समन कर लेता है। इसे देखकर तो चैन गार्डियन की आंखें पटी की पटी रह गई थी और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहने लगा कि वाकई में ये एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग इमोर्टल आर्ट है। साथ ही उसके मन में लालच भी आ गई थी। वो बाकी के दो गार्डियन से भी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहने लगा कि हमें एक आउटर एल्डर की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इस इमोर्टल आर्ट की जरूरत है। चलो एक साथ हम इस पर हमला करते हैं और ये इमोर्टल आर्ट उससे छीन लेते हैं। हेवन की तरफ से हमें ये मौका मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन तीनों ने एक साथ वांगलिंग पर हमला बोल दिया, जो देखकर वांगलिंग को तो फिक्र नहीं होती, बल्कि वो कूल तरीके से कहता है विंड समनिंग। जहां वांगलिंग की अननेचुरल ब्लैक विंड समन हो गई थी और वो आसानी के साथ उन दोनों अटैक्स को कैंसिल आउट कर देता है। वांगलिंग ने यहाँ पर 2 विंड ड्रैगन समन कर लिए थे, जिनमें से एक विंड ड्रैगन का इस्तेमाल करके वांगलिंग ने लू गार्डियन और सॉन्ग गार्डियन पर हमला बुलवा दिया और दूसरी विंड ड्रैगन का इस्तेमाल करके वो चैन गार्डियन पर हमला बुलवा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही विंड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखते थे, इसलिए वो आसानी के साथ उन्हें टकराते हुए पीछे की तरफ धकेल देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विंड ड्रैगन जो कि चैन गार्डियन की बॉडी के अंदर से गुजर गया था, वो उसके बोन और फ्लैश को पूरी तरीके से शैटर कर देता है। पर वो वहीं पर नहीं रुकता, बल्कि हम देखते हैं कि वो विंड ड्रैगन यहाँ पर चैन गार्डियन की सोल के अंदर से भी गुजर गया, जिसके साथ उसकी सोल भी यहाँ शैटर हो गई और उसे भागने तक का मौका नहीं मिला। ये टेरिफाइंग नजारा देखकर तो लू गार्डियन और सॉन्ग गार्डियन फौरन वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पीछे की तरफ अचानक वांगलिंग को भी कमजोरी फील होती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहने लगा कि इस विंड समनिंग टेक्निक को अनलीश करने की वजह से मेरी प्राइमल फोर्स बहुत ही तेजी के साथ ड्रेन हो गई। लगता है कि इस टेक्निक को अनलीश करना इतना भी आसान काम नहीं, इसे अनलीश करने के लिए बहुत ज्यादा प्राइमल फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि फिलहाल इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए वांगलिंग काफी ज्यादा कमजोर है। हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर चैन गार्डियन को जो कि मारा था, वो उसकी प्राइमल फोर्स एनर्जी को डिवॉल्व कर लेता है खुद को रिकवर करने के लिए। इसके बाद वांगलिंग यहाँ लू और सॉन्ग गार्डियन की तरफ देखने लगा, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वांगलिंग उन दोनों को भी भागने कहाँ देने वाला था। वो कहता है कि मुझे तुम दोनों की ओरिजिन सोल की जरूरत है खुद के लॉस को रिकवर करने के लिए। ये कहती वांगलिंग ने फिर से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग और साथ ही साथ इमोर्टल फ्रेगमेंट सील को उनके पीछे रवाना कर दिया, जहां पर हम देखते हैं कि 1 बिलियन सोल फ्लैग यहाँ लू गार्डियन को जकड़ लेता है और इमोर्टल फ्रेगमेंट सील सॉन्ग गार्डियन से टकराकर उसकी बॉडी को क्रश कर चुका था। पीछे की तरफ सिर्फ इन दोनों की सोल बची थी। सॉन्ग गार्डियन तो यहाँ इमोर्टल फ्रेगमेंट सील को रोकने की कोशिश करते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, हम बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन वांगलिंग उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपने कार्मा वीप के अटैक का इस्तेमाल करके सॉन्ग गार्डियन को जान से मारकर उसकी प्राइमल फोर्स एनर्जी को डिवॉल्व कर लेता है। जो करने के बाद वांगलिंग पीछे की तरफ मुड़ते हुए लू गार्डियन की तरफ देखकर कहता है कि अब सिर्फ एक बचा है और ये कहती वो तीसरे के साथ टेलीपोर्ट करके यहाँ लू गार्डियन के सामने पहुंच गया। जहाँ लू गार्डियन तो वांगलिंग से कह रहा था कि अगर 4 मेजर फैमिलीज को इस बारे में मालूम हो गया तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम मुझे जाने दो और मैं तुम्हें कवर करूंगा। मैं कोई ऐसा बहाना लगा दूंगा कि वो तुम्हारे पीछे ना आए, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो वरना तुम मरोगे। लेकिन वांगलिंग को कोई डील नहीं करनी। वो अपना हाथ हवा में उठाते हुए यहाँ लू गार्डियन को जान से मारकर उसकी प्राइमल फोर्स एनर्जी को डिवॉल्व कर लेता है। जिसके बाद वांगलिंग ट्रेजरी पिविलियन की तरफ देखने लगा और उसे सेलेस्टियल एम्परर बाइफान की बात याद आने लगी, जहां पर सेलेस्टियल एम्परर बाइफान ने कहा था कि मैं इस स्क्रोल के अंदर पिविलियन एक्सेल सील भी रख रहा हूँ। जिस पिविलियन एक्सेल सील को याद करके वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका इस्तेमाल करके मैं इस ट्रेजरी पिविलियन को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। ये सोचती वांगलिंग ने जैसे उस पिविलियन एक्सेल सील को परफॉर्म किया, उसका शक बिल्कुल सही निकला। वो पिविलियन एक्सेल सील का इस्तेमाल करते हुए ट्रेजरी पिविलियन को साइज में छोटा कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने स्टोरेज बैग में रख पाया। जहाँ पर वांगलिंग कह रहा था चूंकि अब ये सब कुछ हो चुका है तो ये बात भी सच है कि 4 मेजर फैमिलीज काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाएगी और वो मेरे शिकार करने के लिए मेरे पीछे जरूर आएंगी। चूंकि हमारी बीच दुश्मनी हो ही चुकी है तो मैं अब इस काम को भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये सोचती वांगलिंग बाहर की तरफ मौजूद ली युआन से कांटेक्ट करते हुए कहने लगा कि ली युआन मेरे पास एक प्लान है और मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और ली युआन तो वांगलिंग की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार है। अगले 7 दिन तक हम देखते हैं कि ली युआन ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन का एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिसे कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर महसूस नहीं कर सकता। उन्हें लगेगा कि वो एक नॉर्मल ट्रेजरी पिविलियन को अपने सामने देख रहे हैं और वो अंदर घुस जाएंगे। लेकिन वांगलिंग की तरफ से ये उनके लिए एक जाल था, जिसके बारे में वांगलिंग कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि 4 मेजर फैमिलीज को मेरा ये तोहफा पसंद आएगा। ये कहती वांगलिंग और ली युआन वहां से चले गए। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रेजरी पिविलियन के सामने 4 मेजर फैमिलीज के 2 लोग आ चुके थे। एक लू फैमिली से बिलोंग करता था और दूसरा चैन फैमिली से। ये दोनों ही ट्रेजरी पिविलियन के अंदर इंटर कर लेते हैं, लेकिन इन्हें
इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो असली ट्रेजरी पवेलियन नहीं बल्कि एक जाल है जो कि वांगलिंग ने इन लोगों के लिए बिछाया हुआ था और ये दोनों भी उस जाल में फंस गए, जिसे चाहकर भी वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तोड़ नहीं पा रहे थे। और हम देखते हैं कि वो जाल इन लोगों को जमीन के नीचे ले जाता है। वो एक अलग ही स्पेस था जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 4 मेजर फैमिलीज के ऐसी और भी कई सारे कल्टिवेटर्स वांगलिंग और ली युआन ने वहाँ पर ट्रैप करके रखे हुए हैं, जो कि सबके सब हैरान होते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग का बिछाया हुआ वो जाल लगातार इसी तरह काम करता रहा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग और ली युआन पर आ जाता है, जहाँ रास्ते में चलते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि बाहर के लोगों को तो नहीं पता, लेकिन अंदर मौजूद 4 मेजर फैमिलीज के लोगों को जब इस बात का एहसास होगा कि ट्रेजरी पवेलियन खो चुका है, उसे मैंने चुरा लिया और साथ ही साथ उनके 4 गार्डियंस को मैं जान से मार चुका हूँ, तो यहाँ पर एक डेथ बैटल शुरू हो जाएगी। वो सब के सब मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मैं और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वांगलिंग जब अपने मन में ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युआन हवा की तरफ जाते हुए इमोर्टल एनर्जी को देख रहा था, जिसकी तरफ देखते हुए वो वांगलिंग से सवाल करके पूछता है कि ब्रदर ज़ूमू, कि वो फ्रेगमेंट जिन पर इमोर्टल फोर्स फ्लक्चुएशन अपीयर हुई है, क्या तुम वाकई में वहाँ पर नहीं जाने वाले? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कोई कीमती ट्रेजर मौजूद हो। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उस एनर्जी की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये अनयूजुअल इमोर्टल फोर्स फ्लक्चुएशन उसी बंदे से जुड़ी हुई है जो कि काफी जरा अनयूजुअल है। इसलिए वो यहाँ ली युआन से कहने लगा कि मेरा बिजनेस यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी इस ट्रिप में मुझे काफी कीमती ट्रेजर और आर्ट मिले हैं, ये भी सब सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी की वजह से। यही कहते हुए वांगलिंग ट्रेजर पवेलियन को बाहर की तरफ निकालते हुए ली युआन से कहता है कि इसके अंदर मौजूद कोई इमोर्टल आर्ट तुम भी ले सकते हो, लेकिन ली युआन मना करते हुए कहता है कि नहीं ब्रदर ज़ूमू, तुम इन सारी इमोर्टल आर्ट्स को अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि इस ट्रेजरी पवेलियन को अपने साथ लेकर जाने की वजह से तुम्हारे पीछे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। और दूसरी बात, जहाँ तक तुम मेरी शुक्रगुजार हो तो इसकी तो कोई बात नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी जान कई बार बचा चुके, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कहते हुए वो दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर ली युआन वांगलिंग को बताता है कि थंडर इमोर्टल रेल्म से एक्सिट करने का रास्ता यहाँ से दूर वेस्टर्न लैंड्स में मौजूद है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा इमोर्टल गेट होगा, जहाँ पहुंचने के बाद उस रास्ते को ओपन करने के लिए तुम्हें थंडर कैलिड्रोन का इस्तेमाल करना है। ये सुनकर वांगलिंग भी हाँ में सर हिलाने लगा और ये दोनों तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वेस्टर्न प्लेन्स में आ जाता है, जो कि थंडर इमोर्टल रेल्म की एक जगह थी। और इस वेस्टर्न प्लेन में हम एक इमोर्टल रेलिक को देखते हैं, जिसके अंदर से इमोर्टल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी, इसलिए वहां पर कई सारे कल्टिवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे और वो सभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस प्लेटफॉर्म को तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करते हैं, इसी उम्मीद में कि वहां पर इन्हें कोई टेक्निक या ट्रेजर मिल सकता है। लेकिन ये तो उसी मिस्टीरियस बंदे का बिछाया हुआ जाल था, जहां पर हम देखते हैं कि वही रेड कलर की थंडर एनर्जी इन सारे कल्टिवेटर्स पर हमला करते हुए सिर्फ एक ही झटके में इन्हें जान से मार डालती है। और हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस बंदे की ये हीलिंग रून फॉर्मेशन उन कल्टिवेटर्स के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरा कर रही थी। यहाँ पर 8 सील कंप्लीट हो चुके थे, बस सिर्फ आखिरी सील चाहिए, यानी कि नोवा सील, जिसके लिए वो मिस्टीरियस कल्टिवेटर कह रहा था कि बस मुझे सिर्फ थोड़े बहुत और कल्टिवेटर्स की जरूरत है और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। जो कहती है हमें उस मिस्टीरियस बुढ़ाऊ की एक झलक भी देखने को मिली और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा इंसान तो नहीं लग रहा। यहाँ पर इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।